अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासियात। नाज़रीन, गुज़िश्ता पूरे हफ्ते के दौरान में जो पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो होने वाले तमाम वाकयात जो थे उसके अंदर सरे फहरिस्त जो चीजें थी वो पाकिस्तान और भारत के ना सिर्फ आपस के मामला थे, बल्कि भारत के अंदर होने वाले बिहार इलेक्शन भी थे, जो कि टॉप प्रायोरिटी के ऊपर कह लें या आप ये कह लें कि वो स्पूफ ऑफ द डे आप कह सकते हैं, या स्पूफ ऑफ द वीक थे, जिसके अंदर बाकायदा तौर पे अगर मैं जो है वो हिंदुस्तानी अगर मीडिया की बात करता हूं तो मेरा गाहे गाहे उनके साथ इंटरेक्शन रहा है। और वहां पे हमेशा एक ही चीज होती वो जो मुझे समझ आ रही थी कि भारत के अंदर जब भी कोई इलेक्शन होता है, किसी भी रियासत के अंदर इलेक्शन होता है, खासतौर पर अगर हुकूमत बीजेपी की हो, तो वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया जो होता है वो बहुत शद्दोमत से जो है वो चल रहा होता है, और ना सिर्फ वो शद्दोमत से चल रहा होता है बल्कि उसके ऊपर बाकायदा तौर पर प्रोपोगेट भी उसको किया जाता है, और लोगों के अंदर एक सिंपथी जो है उनके अंदर डेवलप की जाती है बीजेपी गवर्नमेंट के हक के लिए। और खासतौर पे अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात की जाए, पाकिस्तान के खिलाफ और मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ, इन चीजों को देखते हुए जो है हमने मैंने जब बाकायदा तौर पे इस पूरे प्रोसेस को जब मैंने खुद देखा, और भारतीय मीडिया को, और खासतौर पे इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट हैं, अगर मैंने उनसे बात की, उनसे मुलाकात, उनसे गुफ्तगू की, उनसे बातचीत हुई और उनकी मैंने तहरीर को पढ़ा और उनको मैंने सुना, तो जो चीज मुझे समझ आ रही थी वो ये थी कि ये बिहार का इलेक्शन जो है वो मोदी के लिए इंतहाई खतरनाक और बहुत मुश्किल साबित होगा, और मोदी जो है बामुश्किल चंद सीटें जो वो जीत सकेगा। जो बीजेपी है या बीजेपी और उसके साथ साथ उसका जो पूरा इत्तेहाद है, वो हो सकता है कि वो वहां पे बहुत ज्यादा मुश्किल के अंदर हो। लेकिन हमने फिर देखा कि पहलगाम वाकया हुआ और उसके फौरन बाद जो है उसके बाद नवंबर के अंदर जब इलेक्शन शुरू हुए हैं, और उसके बाद वो बिहार के 6 से 11 तारीख के जो थे, और उसके बाद 14 नवंबर को जो उसके बाद चीजें शुरू हुई, और वो हमने देखा कि वो एक उससे पहले दिल्ली के अंदर एक वाकया हुआ 10 तारीख को, और उसके बाद एक ड्रामेटिक जो चेंजेस आई हैं, और बिहार के जो पढ़े लिखे लोग थे, या ब्रेन ऑफ द बिहार जो था, वो हमेशा से जो मैं सुनता आ रहा था, देखता आ रहा था, वो तो मोदी के बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन रिजल्ट जो आया वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। इन तमाम चीजों पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ भारत से इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट अजय शुक्ला साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद है। अजय शुक्ला साहब ना सिर्फ एक जर्नलिस्ट है बल्कि यूपीसी के टॉपर भी रह चुके हैं, और साहिब इल्म है, और साहिब मुताला शख्सियत है, और सियासत के ऊपर खासतौर पर भारत के जो इंटरनल इश्यूज पर बहुत गहरी निगाह रखते हैं। शुक्ला साहब, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्ला भाई, जैसे मैंने भी आपने जो मेरी तमाम ये गुफ्तगू आपने सुनी है, तो उसके हिसाब से मैं अगर बात करता हूं तो मेरे ख्याल में कोई इतना ज्यादा कोई वो मुख्तलिफ मुश्किल चीज तो है नहीं, लेकिन बताया यही जा रहा था कि ये इलेक्शन बहुत टफ होगा बीजेपी के लिए, और बहुत सारे जो एनालिस्ट थे या हॉक्स जो थे वो तो यहां तक भी कहना शुरू हो गए थे कि यहां पे मोदी के लिए इज्जत बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट क्या आया? निश्चित रूप से जो रिजल्ट आया है बिहार का, जी, वो चौंकाने वाला रिजल्ट है। वो रिजल्ट कोई भी जो भी सियासी उसको करता है, और वो 100% ये कहेगा कि इस रिजल्ट में कहीं ना कहीं कुछ दूसरा कारण मौजूद है। क्यों? अच्छा। क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा देश का, भारत का सबसे गरीब प्रदेश है, वहां पर रोजगार नहीं है, वहां पर किसी तरह से लोग बेचारे बुरी हालात में देश के दूसरे हिस्सों में जाके नौकरियां करते हैं, उनके लिए वहां पर रेप हो रहे थे, वहां मर्डर हो रहे थे, चुनाव के दौरान मर्डर हो रहे थे, और जो सत्तारूढ़ दल है वही लोग कर रहे थे। 20 साल से उन लोगों का ही शासन है, तो ऐसी स्थिति में बर्बादी की वजह ही वही सरकार है। सब कोई कह रहा था, किसान भी परेशान था, दुकानदार भी परेशान था, बच्चे परेशान थे, यूथ सबसे ज्यादा परेशान था, और क्योंकि पेपर लीक हुए थे बहुत सारे। जी बिल्कुल। ये बहुत बड़ा स्कैंडल था सर, बहुत बड़ा स्कैंडल था ये तो। जी, तो ऐसी हालात में कोई नहीं कह सकता था कि वहां ये सरकार रिपीट करेगी, लेकिन रिपीट करी। क्यों? क्योंकि जो वहां पर जनवरी में हो चुका था, वहां का वोटर लिस्ट का कंप्लीट हो चुकी थी। जी। जब
ये हो गया, इलेक्शन हो गया, तो जो काउंटिंग हुई है, हाँ, उस काउंटिंग में जो वोट पड़ा था उससे 1,77,000 वोट हाँ। एक्स्ट्रा काउंट कर लिया गया। अच्छा, यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि जो वोटर लिस्ट जो थी उससे भी 1,18,000 वोट ज्यादा काउंट हो गए। हाँ, 1,77,466 वोट। हो है ना। तो अब ये अपने आप में बहुत वो है। अब इन सब चीजों को लेके लड़ाई, बाकी तो बैटल जैसे लड़नी है, लोग लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सब्जेक्ट ये है कि जिस तरह से ये किया गया, अब जहां जहां पे वोट काटे गए थे, इसमें सबसे बड़ी चीज है क्यों ये फर्क पड़ रहा है। हाँ। जहां वोट काटे गए थे तो 128 सीटें ऐसी हैं जिनमें जो वोट काटे गए उससे कम अंतर से बीजेपी का कैंडिडेट या जो जेडीयू है उसका कैंडिडेट जीता है। अच्छा, यानी बीजेपी की और उसके साथियों की जो जीत है, उसके साथी दलों की, हाँ। वो उनमें है जो वोट काटे गए। तो अच्छा, वहां पर सरकार बनाने के लिए चाहिए है 122 वोट। जी बिल्कुल। और 128 सीटें जब आप उस तरह से जितने वोट काटे गए उससे कम अंतर से जीतते हैं, तो अब आप समझ लीजिए क्या खेल है। सही। अच्छा, लेकिन सर देखिए, ये तो चले हो गया, ये तो सर देखें, ये तो भारत का एक अपना या बीजेपी का अपना एक पूरा प्रोसेस था इलेक्शन को रिग करने का, जिसके बारे में जो था वो राहुल गांधी ने जो वोट चोरी के ऊपर जो उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज करते हुए और जो जिस तरह उन्होंने चीजों को बाहर लेके आए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उनकी इतनी जितनी भी मेहनत थी वो सारी की सारी जाया क्यों होती हुई नजर आ रही है। कि वोट चोरी के जैसा उन्होंने बताया कि एक ही इलाका, एक ही बिल्डिंग, एक ही फ्लैट, और एक ही फ्लैट के अंदर 300 बंदों के वोट रजिस्टर्ड है, और इतनी ज्यादा कंपेन करने के बाद, लोगों को एजुकेट करने के बावजूद भी जो है वो कमल का फूल जो है वो आगे जा रहा है और कांग्रेस पीछे रह रही है। उसकी वजह साफ है। देखिए, आप एक चीज देख लीजिए, आपके यहां भी इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन ही यदि गड़बड़ करने लगे तो आप जो ये कंप्लेंट दे रहे हैं, जो कुछ दे रहे हैं, बाकी तो सब प्लेयर हैं। रेफरी तो इलेक्शन कमीशन है, और इलेक्शन कमीशन खुद ही उनका हो जाए तो इसके लिए आप देखिए 2023 में नरेंद्र मोदी सरकार एक कानून बना देती है कि इलेक्शन कमीशन कोई भी गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ कोई ना एफआईआर दर्ज होगी, ना कोई मुकदमा होगा, ना कुछ होगा। वो बिल्कुल वो रहेगा और उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकेगा। अच्छा। और उससे क्या हुआ कि वो पूरी तरीके से सिक्योर हो गया। फिर इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट थी, उसके अपॉइंटमेंट में ये था कि एक प्राइम मिनिस्टर होगा, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, और तीसरा इंडिपेंडेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो होगा। तो ये 3 लोग डिसाइड करेंगे। अच्छा। जिससे कि कोई यदि गड़बड़ करना चाहे तो ना हो। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने वह भी कानून ला करके कर दिया कि नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होगा, मैं प्रधानमंत्री होगा, होम मिनिस्टर होगा, और लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। यानी वो तो पहले ही डिसाइड हो गया कि 2-1 से 2-1 से तो ऑलरेडी विन कर गया ना सर, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। सर देखिए, लेकिन ये टेरर अटैक जो था, खासतौर पर अगर मैं अभी दिल्ली में की बात करता हूं, और जो फोर्ट के बाहर जो धमाका हुआ, सर 3 दिन के बाद भारत की पार्लियामेंट के अंदर बैठ के ये बात कही गई है कि ये टेरर अटैक था। तो सर वहां पे जो इंडिया की टॉप मोस्ट, ये सबसे बड़ी जो इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसीज है वो कह रही है कि ये सिलेंडर ब्लास्ट है, और 3 दिन के बाद आप पार्लियामेंट के अंदर बैठ के ये कह रहे हैं। और कौन कह रहा है? पॉलिटिशियंस कह रहे हैं, मोदी साहब कह रहे हैं कि ये तो जी एक टेरर अटैक है। तो सर इसकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही सर, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। नहीं, मैं इसी को लेके कह रहा हूं कि देखिए, यदि सामान्य तौर पे घटनाएं कभी भी हो सकती हैं, लेकिन जब जिस दिन वोटिंग होनी है उसके एक दिन पहले ही शाम को होती है, और अगले दिन सुबह सारे अखबार उसी से भरे पड़े होते हैं, रात भर पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, उस पे चल रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में
कि इस मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं जिन्होंने ये सारा किया है, तो एक नफरत का माहौल बनता है, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी दोनों के मामले में माना जाता है कि वो जो माइनॉरिटीज है उनको सेव करते हैं। ठीक है, यानी कि जो 69 लाख सर, जो 69 लाख वोट जो है वो माइनॉरिटीज का निकला है, यानी कि वो मुस्लिम कम्युनिटी और बाकी कम्युनिटी है जो डिप्राइव्ड जो है डिप्रेस्ड जो कम्युनिटीज है, जो कांग्रेस का वोट था, आप उसकी बात कर रहे हैं ना सर बेसिकली? जी 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 जी। तो मैं ये कह रहा हूं, तो इससे क्या होता है कि जो लोग लिबरल हो करके और मुद्दों को लेके वोट डालने जाना भी चाहते हैं, वो भी लोग भड़क उठते हैं अचानक। सही। तो ये कहीं ना कहीं ये कुछ घटनाएं जो है पहलगाम से लेके यहां तक जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं से एक माहौल खराब बना, और वो माहौल निश्चित रूप से दुखद है, मानवता के लिए भी, सबके लिए भी। और हम समझते हैं इसकी पाकिस्तान भी निंदा करेगा, क्योंकि वो आतंकी घटना चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे हमारे यहाँ हो, चाहे जहां हो, या कोई हादसा हो, वो निश्चित रूप से दुखद होता है। ठीक है। अच्छा अजय भाई, जिस तरह अभी आपने बात की है और आपने दौरान गुफ्तगू जो दो आपने कड़ियां जोड़ी हैं, बेसिकली दो आपने जो लिंक्स जो है उनको आपस में ज्वाइन किया है, दो पॉइंट्स को, कि जब पहलगाम वाकया हुआ उसके फौरन बाद इलेक्शन हुआ और बीजेपी बहुत अच्छे स्कोर के साथ विनर हुई, और अब ये दिल्ली का वाकया हुआ और उसके फौरन बाद जो है वो बिहार में बहुत अच्छा स्कोर लेके वो बाहर आई। ठीक है, माना उनके अंपायर्स उनके साथ है, तो क्या आप कहीं ये भी तो नहीं कहना चाह रहे, या आपके जहन में कहीं बैक ऑफ द माइंड ये बात तो नहीं है कि कहीं ये जिस तरह बाकी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये आरएसएस है इन तमाम चीजों की बैट पे, जो कि बीजेपी को इस तरह की हरकतें करके तो लोगों की सिंपैथी को जो है वो ज्यादा यूटिलाइज करते हैं? देखिए, आरएसएस ने हिंदुस्तान में एक संगठन बनाया हुआ है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। ठीक है। और हम कुछ घटनाओं से जोड़ते हैं। अच्छा। कि जब 2008 में मुंबई में तमाम सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जी जी बिल्कुल, उन घटनाओं में कई सारे मुस्लिम लोग पकड़े गए थे। बिल्कुल, और वो आजाद भी हो गए सर, वो पिछले माह आजाद भी हो गए थे सर सारे के सारे। मैं वही बता रहा हूं कि वो उस समय कांग्रेस की सरकार थी जी, उसने एक्शन लिया, सबको गिरफ्तार किया, जेल भेजा, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी वहां से, ट्रायल कोर्ट से उन्हें सजा हुई। बिल्कुल हुई। ठीक है। अब जब बीजेपी की सरकार है तो उस समय वो हाई कोर्ट जाते हैं सरकार, और हाई कोर्ट से वो बरी हो जाते हैं। अच्छा सर, बात ये तो चले हो गया, हमारा इशू हो गया, सारी चीजें हो गई हैं। अब सर हम आते हैं जो मेन जो हमारा मुद्दा है जिसके ऊपर आते हैं कि वो पाकिस्तान ने जो है वो भारत की फजाइया जो है वो उसको सीज किया हुआ है, और जिसकी वजह से एयर इंडिया को जो है ना मुसलसल जो है वो खर्चा करना पड़ रहा है। लेकिन अब भारत जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि वो चाइना की जो है वो फजा को इस्तेमाल कर सके। तो क्या सर वो अपना संज्ञान का वो इलाका जो कि इंतहाई जो हसास है और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वगैरह वहां पे मौजूद है, तो क्या सर वो चाइना जो है वो भारत को इस्तेमाल करना देगा सर? स्वाभाविक, मुझे लगता है दे सकता है। क्यों दे सकता है, उसके पीछे वजह है जी जी। कि हिंदुस्तान में जो पहले चाइना से हमारे यहाँ इंपोर्ट होता था वो बहुत थोड़ा होता था। ठीक है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के ही बने हुए तमाम सारे प्रोडक्ट ज्यादा इस्तेमाल होते थे। ठीक है। या और दूसरे उसके वो थे। लेकिन आज स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। आज हमारी मार्केट में 70 से 80% कब्जा चाइना का है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सब चाइना से आ रहा है, तो चाइना को फाइनेंशियली बड़ा बेनिफिट हो रहा है। सही। उसका अपना सिक्योर सिस्टम और सारी चीजें हैं ही, तो उसे वो दे सकता है। देगा या नहीं देगा मुझे नहीं पता, लेकिन इस बेस पर दे सकता है कि बिजनेस से यदि उसे इतना बेहतर मिलता रहे तो फिर वो उसको क्या परेशानी हो सकती है। सही। उसका उसे पेमेंट भी मिलता रहे, तो मुझे लगता है वो अपनी एयर जो उसको यूज करने देगा, ठीक तो है, उसके लिए उसे प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक हो, अच्छा ठीक हो, ठीक हो गया, ठीक होगा। अजय भाई मेरे एक आखिरी सवाल, उसके बाद फिर जो है वो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। जैसे ये कहा जा रहा था कि 14 तारीख यानी कि 14th जो है वो लास्ट डे है इलेक्शन की, और उसके बाद जो है वो उस वक्त तक जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान में जो हमारा बॉर्डर के ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन रहेगी। लेकिन जैसे ये तारीख गुजरेगी और बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो उसके बाद जो है वो टेंशन जो है वो रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। तो आप क्या वाकई समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो है वो बॉर्डर के ऊपर उस तरह टेंशन नहीं होगी जैसे कि ये इलेक्शन के दौरान में थी?
पहली बात। दूसरी बात, क्या आप ये समझते हैं कि भारत जो है वो दोबारा पाकिस्तान पे अटैक करेगा? अब देखिए, अटैक करने या न करने जैसी कोई जानकारी तो तब मैं दे सकता हूं जब मुझे खुद पर्सनली कोई जानकारी हो। मुझे कोई ऐसी जानकारी है नहीं। सही। ठीक है, तो ये चीज ना ही कोई सरकार इसे डिस्क्लोज करती है। सही। तो इसलिए मुझे लगता है इस बारे में तो बात करना ही बेकार की बात है। ठीक है। मेरा मानना है कि देखिए, ये जो तनाव है, वो तनाव जिन कारणों से है वो कारण मौजूद है अभी भी। क्योंकि अभी इसके बाद में आगे बंगाल में मार्च में इलेक्शन है, फिर इलेक्शन आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, बंगाल का इलेक्शन। तो बंगाल में भी हिंदू मुस्लिम बड़ा फैक्टर है, और जहां हिंदू मुस्लिम फैक्टर होता है वहां पाकिस्तान कहीं ना कहीं बड़ा मायने रखने लगता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा सर ये था, मैं आपसे सर एक थोड़ा सा जो था वो आप ये कह लेंगे, मैं ताज़ियत करना चाह रहा था, कॉन्डोलेंस मेरी जानब से, कि अभी रिसेंटली जो आपकी जो जंगी आप जो मशकें हो रही है, ये एक्सरसाइज आपकी जो हो रही है, वार एक्सरसाइज हो रही है, उसमें आपके 3 तैयारे जो थे जंगी तैयारे वो गिर के तबाह हुए, और उसमें जो पायलट्स थे उनकी जानों का नुकसान हुआ। और उसके अलावा आज जो है दुबई एयर शो में भी जो है वो एक आपका तैयारा जो है वो गिर के तबाह हुआ है, और मुझे अभी तक उसकी फाइनल कंफर्मेशन नहीं हुई कि जो पायलट है वो, उसकी मुझे भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। हाँ है, मुझे नहीं इसकी जानकारी है। चले, लेकिन ठीक है। आप अपना सर अजय भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, और तमाम तर इश्यूज जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान में होने वाले जो मसाइल है हम उन पर यकीनी तौर पर आपका जो आपकी महाराना राय जो है वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा वैल्यू रखेगी। हम आपके साथ दोबारा भी हम आपके साथ जुड़ेंगे। नाजरीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी। खासतौर पर हम ये देखेंगे कि पूरे जो गुज़श्ता हफ्ते के दौरान में जो पाकिस्तान के अंदर ऐसी तमाम तर चीजें जो वाकया हुई हैं, जो कि पाकिस्तान की सियासत को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक ले जाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अगर हम देखते तो सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी, जिसके ऊपर हमने गुज़श्ता बाकी प्रोग्राम्स के अंदर जो हमारे प्रोग्राम थे उसमें भी हमने गुफ्तगू की थी, कि आजाद कश्मीर में जो है वो हुकूमत का तब्दील होना, अगरचे कि हमने अपने तई उस पर पूरी बात भी की, लेकिन वो जो वाकया हुआ या वो जो हुकूमत को चेंज करने का जो प्रोसेस था, या एक जमाने में जैसे कहा जाता था कि रजीम चेंज की अगर बात की जाती तो वहां पे भी एक दफा रजीम दोबारा चेंज कर दी गई, और उस पर हम बात करेंगे। और पीपल्स पार्टी जो थी वो पेश रही उस रजीम चेंज में, जैसे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी चेंज करने में जो पीपल्स पार्टी जो थी वो पेश थी, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो है वो अबानी तहरीक इंसाफ जो पैटर्न चीफ जो है उनकी कैद को तकरीबन 840 दिन जो है वो हो चुके हैं, और उनके बारे में उनको रिहा करवाने के लिए अब तक जो तहरीक जितनी भी हैं वो हमने देखी हैं, सड़कों के ऊपर आई हैं, या सड़कों को गर्म करने का या माहौल को गर्म करने के लिए जितना कुछ भी काम हुआ उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या उसमें ऐसी कौन सी कमी कोताही रह गई है, क्या वो लीगल फ्रंट के ऊपर इतने मजबूत ना थे, या जो था आप स्ट्रीट पॉलिटिक्स जो थी उनकी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से प्रेशर बिल्डअप नहीं कर सके, जो जिसकी वजह से अभी तक 840 दिन के करीब हो चुके हैं, या 840 दिन पूरे हो चुके हैं, क्योंकि ये बल्कि तहरीक इंसाफ के एक जो है बड़े जय्यद जो वकील है उनकी जानब से, बल्कि जो है वो एक पाकिस्तान के रोजनामा अखबार में एक आर्टिकल भी लिखा गया है, और उसके अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर इस पर बात भी की है। इसके अलावा अगर हम दूसरी जानब देखते हैं तो इसी दौरान में इमरान अहमद खान नियाजी साहब की जो हमशीर गान है, उनके बारे में भी बहुत सारी बातें जो थी, क्योंकि वो दोनों जो उनकी बहनें हैं पैटर्न चीफ की, वो अडेरा जेल के बाहर जाके ऑलमोस्ट रोजाना बैठ जाती थी और उनकी मुलाकात नहीं होती थी। अभी जो लास्ट हुआ है उसमें हमने भी देखा है कि उनके ऊपर पहले ठंडा पानी फेंका गया और उसके बाद उनको वहां से उठा के तो चक्री के मकाम पे जाके छोड़ दिया गया। अब ऐसी कौन से मामलात हैं या ऐसे कौन से मसाइल पेश आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के वोटर्स को, सपोर्टर्स को और बाकी लीडरान को, कि वो बेचारी दो जो बल्कि 3 जो खवातीन हैं, बुजुर्ग खवातीन हैं, ज़ईफ खवातीन हैं, वो इतने ठंड में और परेशानी में अपने भाई से मुलाकात के लिए आती है और उनकी मदद के लिए वहां पे कोई भी बंदा मौजूद नहीं होता, मां सिवाय उन चंद मखसूस खवातीन के जो कि 24 घंटे उनके साथ रहती हैं, या चंद एक अदद यूट्यूबर्स के। फिर अगर दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो तहरीक इंसाफ की जानब से
जो है दोबारा एक ऐसी गुफ्तगू की जा रही है जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब को दोबारा जो है वो दूल्हा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। महमूद अचकजई साहब को तो उन्होंने फ्रंट के ऊपर रखा ही रखा, रिसेंट अब उनका दूल्हा जो है वो महमूद अचकजई साहब है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या इसमें चेंजेस आती हैं उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा अंसार अब्बासी साहब ने भी इसके बारे में कुछ गुफ्तगू की है। और तीसरी अगर सबसे मोटी बात अगर हम करते हैं तो वो है 27वीं तरमीम के बाद जो है फुल कोर्ट जो इजलास हुआ उसमें सीनियर जज की जानब से बाकायदा तौर पे एक ऑफर की गई, जिसके बाद वो तमाम जजेस जो कि इस तरमीम के खिलाफ जा रहे थे वो ना जाने क्या हुआ, एकदम चुप करके बैठ गए। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे और इन तमाम चीज़ों पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे बिल्कुल साथ में अगर आप बात करें तो मैडम जो है आरजू चौधरी जो कि पीपल्स लीगल फोरम पीपल्स पार्टी को ये रिप्रेजेंट करती हैं। उनके साथ जो है मिस इफ़त सईद जनरल सेक्रेटरी हैं मरकजी मुस्लिम लीग वीमेन विंग की, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। और उसके साथ साथ एडवोकेट नाइला मुश्ताक धोन साहबा हैं जो कि तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और उसके साथ हमें जो है ऑडियो लाइन पे हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट अंबर नवाज साहबा ने जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं वीमेन विंग JUI की। आप जो है वो चारों खवातीन का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं अगर उस हिसाब से देखता हूँ बात करता हूँ तो पीपल्स पार्टी जो है वो एक दफ़ा पहले भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ पेश रही और अब फिर उन्होंने जो है वो यही काम किया आज़ाद कश्मीर में भी। तो आप पीपल्स पार्टी देखें एक वक्त में तो जब इलेक्शन हुए, अगर मैं जनरल इलेक्शन की बात करता हूँ हालिया, तो उसमें पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले तहरीक इंसाफ को दावत दी कि वो आए और हमारे साथ मिलके जो है कौमी असम्बली में हुकूमत को फॉर्म किया जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानब से जो है वो उनको खुला साफ साफ जवाब दे दिया गया। तो उसके बाद अब तहरीक इंसाफ की जो दूसरी हुकूमत थी आज़ाद कश्मीर में वो भी आपने उड़ा दी। तो आप बेसिकली इनके साथ चलना चाहते हैं या बेसिकली इनको साथ इनकी किसी हुकूमत को रहना ही नहीं देना चाहते? रहने देने की बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि जब दो तलवारें हों तो वो एक म्यान में नहीं रह सकती। और अवाम जो है वो उनका जो है रुझान वो हर इलाके में एक अलहदा कंसंट्रेशन से है। PTI का अपना है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना है और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हो सकता है ये बराबरी की बुनियाद पर भी हों। तो इसीलिए जब ये सब चीज़ें आती हैं तो वहाँ पर ये क्राइसिस आते हैं। तो रहने देने की बात नहीं है, हर इलाके की अपनी एक नौयत है और उसकी कंसंट्रेशन के हिसाब से ये सारी और मामला जो है वो देखे जाते हैं। नहीं मैडम, आपने जो बात की तो चलें ठीक है, ये तो हम मान लेते हैं कि अब जो आपके जोग्राफियाई जो हालात होते हैं वो डेफिनेटली हर जगह पे मुख्तलिफ होते हैं। अगर हम एक UC की बात करते हैं या एक हल्के की बात करते हैं तो वो दूसरा हल्का टाइली थोड़ा सा डिफरेंट तो होता ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो जो है वो पूरी गवर्नमेंट को और पूरी काबीना को ही चेंज करने की बात हो रही है। लेकिन अगर उसमें देखा जाते हैं तो राजा फैसल मुमताज राठौर साहब जो है अब आपके जो है नए जो वहां पे वजीर आजम जो है इस वक्त वो बन चुके हैं और उनके 18 रुकनी जो नई काबीना उसने भी अपना जो है ओहदों का हलफ उठा लिया है। लेकिन इससे पहले जो हुकूमत थी उन्हीं के बंदे उन्हीं की काबीना के लोग जो थे वो आपके साथ ही क्यों मिले टूट के उनके साथ, और उन्होंने उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद क्यों ले गई? हालांकि फैसल साहब जो थे, राजा फैसल मुमताज साहब जो थे, ये तो ऑलरेडी जो साबका काबीना थी उसके अंदर वजीर थे। और जब ये तहरीक अदम एतमाद आई है तो उससे पहले उन्होंने जैसी वो आई है इन्होंने अपने जो थी वजारत से उससे इन्होंने रिजाइन किया और उसके बाद फिर जो है ये यहां पर पहुंचे। ये क्वेश्चन रिपीट कीजिए। जी, मैं बेसिकली कहना ये चाह रहा हूं कि राजा फैसल मुमताज साहब जो है वो एक काबीना के वजीर हैं और उसी काबीना के खिलाफ यानी कि उस वजीर आजम की काबीना में वो वजीर है, लेकिन वो जब पीपल्स पार्टी के साथ मिलते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं वजारत से इस्तीफा दे के। ये मेरा पॉइंट है, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक नजरियाती पार्टी है। अच्छा, और अगर उन्होंने हमें ज्वाइन किया है तो कुछ नजरियात की बुनियाद पर ही किया होगा। बात आपने बड़ी सिंपल सी कह दी और बड़ी गहरी बात कह दी है। जी धोन साहबा, नाइला मुश्ताक साहबा, आप इनकी बात से एग्री करती हैं कि कहती
सिंपल सी बात कह दी कि जी वो तो हमारे साथ तो नजरियाती तौर पे। सर बात यह है कि जब भी कोई भी हुकूमत तब्दील होती है उसके पीछे काफी सारे जो मामलात होते हैं वो तय किए जाते हैं। अच्छा। और यहाँ पर भी मुझे ये लगता है कि जैसे कहीं ब्लैकमेलिंग के जरिए, कहीं कुछ और तरीके आजमा कर इसी तरह से हमारे लोगों को तोड़ा जाता है या उनको डिस्टर्ब किया जाता है। आपने पिछले 3 सालों में देखा जिस तरह से तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ जुल्म, ज्यादती और जबर बर्बरियत का सिलसिला जारी किया गया है, ये तो किसी तरह से भी हम इसको काबिल कबूल नहीं समझते। और जैसे अब पिछले दिनों आप ये देख लीजिए कि इमरान खान की बहनों के साथ जो सलूक किया जा रहा है ये आज तक कभी किसी के साथ नहीं हुआ। हम इस मुल्क में रहते हैं जहां पे उस पे हम आएंगे, उस पे वो हमारा अलग टॉपिक है। पहले हम गवर्नमेंट चेंज के ऊपर कर लें बात, उसके बाद फिर हम खवातीन के जो मसाइल हैं उस पर भी यकीनी। देखिए आप चारों खवातीन को बुलाने का मकसद ही ये था कि सियासत के अंदर जो खवातीन जो है उनके ऊपर जो मसाइल है हम उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की जो पूरी टोटल आबादी है उसका एक मेजर हिस्सा आपके ऊपर है, और अब बल्कि मैं कहता हूं लाइन शेयर जो है वो खवातीन की तादाद है, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन राइट नाउ जो मैं आपसे, जो मेरा जो क्वेश्चन है, और आपने जो बात कही है, आपने कहा कि हमारे बंदों को मलाइन किया जाता है। देखिए एक जहां तो हमें यह कहा जाता है कि वो मर जाएंगे, बिकेंगे नहीं, लेकिन अगर मैं देखता हूं तो सबसे पहले तहरीक इंसाफ के लोग ही बिके थे आजाद कश्मीर के अंदर। इसके ऊपर भी थोड़ी सी जरा बड़े बलक के साथ को थोड़ी जी रोशनी पा दो ना तो साहब। देखिए सर, ये जहां तक बिकने की बात है वो इसको तो हम तस्लीम नहीं करते, क्योंकि ये जो बिकने वाली बात है इसके पीछे इसके पसे पिश्त और सारी बहुत सारी बातें हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि वो बिके हैं। अच्छा। हम ये नहीं जानते कि उनके साथ कौन से जुल्म बर्बरियत की गई होगी। आपने लास्ट टाइम से भी देखा जिस तरह से हमारे लोगों को अब की हुकूमत ने भी, और अभी जो पहले 2-3 साल में जो कुछ हमारे लोगों के साथ किया गया और हम लोगों की इस जमात को सपूताज करने के लिए ये सारे हथकंडे जो है ये इस्तेमाल किए गए हैं, और हम लोग तो इसको कंडेम करते हैं ये जो सारे मामला है। और जो इस तरह से हमारे अगर पार्टी को छोड़कर जाता है तो उसको कभी भी हमारे पैटर्न एंड चीफ ने पसंद नहीं किया, बल्कि उनसे लाताल्लुकी का ही इजहार किया, चाहे वो उनके बिल्कुल करीबी लोग ही क्यों। ये बहुत अच्छी आपने बात की। आपकी पार्टी से कोई बंदा छोड़ के जाए तो वो आपके लिए काबिल कबूल नहीं है। किसी और पार्टी का बंदा अगर छोड़ के आ जाए तो वो आपके लिए आंखों का तारा बनता है। देखिए अब यहां पर गौहर साहब कहां से आए, बाबर अवान साहब कहां से आए? अगर आप कहते हैं तो मैं नाम लेना शुरू कर देता हूँ। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन देखें उनको हमारे नजरियात अगर अच्छे लगे, वो हमारे नजरियात से अगर यही बात अगर आरजू साहबा कह रही है कि उनको हमारे नजरियात अच्छे लगे, तो आप कह रही है कि नहीं जी वो तो मलाइन किया गया, उनको प्रेशराइज किया गया, उनको जान की धमकी दी गई, ये किया गया। तो देखें ये तो बड़ा, आप तो उन्होंने तो बड़ी सीधी सीधी बात की है, आपने तो बल्कि इल्जामात लगाया कि नहीं जी आपने तो उनको जबरदस्ती हमारे अपने साथ लेके गए। देखिए ये जो सारी चीजें हैं ना, ये आपको पता है कि इसमें काफी सारे मामला जो हैं अच्छा, वो इंटरफेरेंस हो रही होती है, उसमें ये चीजें भी होती हैं और इसके पसे पुष्ट भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका शायद मैं जिक्र करूं तो वो ज्यादा आपके लिए खतरनाक साबित नहीं, मेरे लिए जो चीज खतरनाक साबित हो सकती थी वो हो चुकी है, आप उसकी फिक्र ना करें, वो तो चीजें चलती रहेंगी। लेकिन अभी अगर जिस ये बात करते हैं, अच्छा चलें ठीक हो गया। मैडम जो है आपकी पार्टी जो है मैडम इफ़त, अभी आप देख रही हैं कि अभी जिस तरह ये दोनों की गुफ्तगू हुई है, और अभी तो क्योंकि आपकी पार्टी बिल्कुल नई फॉर्म हुई है, लेकिन आने वाले जो है बल्दियाती इलेक्शन में भी आपकी जानब से जो है वो तैयारियां हो रही हैं और आप भी ग्राउंड के ऊपर काम कर रही हैं। तो आप क्या कल को क्या आपके पास भी सिर्फ अपनी ही तमाम चीजें मौजूद होंगी कि या आप भी रिलाय करेंगी दूसरी पार्टीज के बंदों को तोड़ के अपने साथ जोड़ने के लिए? इन दोनों की गुफ्तगू के साथ मैं एक बहुत अहम बात रखना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल। बंदे तोड़े नहीं जाते। अच्छा। बंदे खुद मिलते हैं। अगर आपकी पार्टी के अंदर इतना विजन है और वो वाकयतन इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि तोड़ना और जोड़ना, अगर जो तोड़े जाते हैं वो बाद में भी टूट जाते हैं, तो आप उन पर रिलाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि आप जो है वो मैडम जो है वो अपना आरजू की बात से एग्री कर रही है कि हमने कोई बंदा नहीं तोड़ा, पीपल्स पार्टी ने किसी भी जमात का बंदा नहीं तोड़ा। ऐसे जो बंदे होते हैं वो आज आपके साथ है, कल वो फसली बटेरे होंगे। ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब आपने सियासत करनी है वो इतनी प्योर और मुखलिस हो और आपका विजन इतना स्ट्रांग हो, और आपके जैसे हम अपने मैं पार्टी के हवाले से बात करूंगी कि हमारे साथ ज्वाइन देने वाले लोग आंसुओं से रोते हैं कि हमने जाना ही नहीं है, आप हमें चाहे कोई भी पोजीशन दे दें। सही। ये एक ऐसा विजन देने के बाद आता है ना, ऐसे नहीं होता।
ये काम ऐसे एक दिन का भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपकी मैडम जो जैसा अभी आपने बात की कि आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो बहुत ज्यादा आप लोगों के साथ लॉयल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल होना भी चाहिए, लॉयल होना चाहिए। और लेकिन आपकी पार्टी को बने हुए कितना अरसा हुआ? 2018 में हमने 2018 में, इसका मतलब है अभी 7 साल हुए हैं प्रैक्टिकल। अभी इलेक्शन में आपने हिस्सा नहीं लिया, जैसे आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, 2-4 सीटें जीतेंगे तो इंशाल्लाह आप भी होंगे, मैं ही होऊंगा, इसी तरह के प्रोग्राम्स होंगे, फिर बैठ के गुफ्तगू करेंगे कि कौन से बंदे वैसे बलोचिस्तान से कुछ बंदे आप लोगों ने तोड़े हैं, आपकी पार्टी में ऐड हुए हैं। हाँ जी, वो किस तरह है? वो नैप से उससे आए थे, बाप पार्टी के थे या पीपल्स पार्टी के थे? मैंने बहुत ज्यादा डिटेल रिसर्च इस पे नहीं की है। अच्छा, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ क्योंकि मैं खवातीन विंग में काम करती हूँ। जी बिल्कुल। और जब हमने इलेक्शन का आगाज किया था और हमें उम्मीद नहीं थी कि हम इस तरह से लोगों को लेंगे कि वो लोग हमें मुझे जो ज्वाइन कर रहे थे कॉन्शियसली वो ये बात करने के लिए तैयार थे कि हमें आप कहीं भी पोजीशन दे दें लेकिन हमने आपसे नहीं हटना। ठीक हो गया, आपका ये पॉइंट आ गया। बिल्कुल ठीक पॉइंट मेरी पार्टी के हवाले से बिल्कुल ठीक आ गया। अंबर कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अच्छा अंबर, ये जो अभी आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो 27वीं तरमीम जो थी, 26वीं तरमीम जो थी, वो तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने जोर बाजू पे वो ना सिर्फ मनवाई बल्कि उसके हक में वोट भी दिए, और तो और उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ मुशावरत करने के बाद तहरीक इंसाफ की बहुत सारी शराइत जो थी वो उन्होंने 26वीं तरमीम के अंदर ऐड भी करवाई। लेकिन 27वीं तरमीम पे ऐसा क्या मसला हो गया कि मौलाना साहब जो थे वो रूठ गए और मैं ना मानू वाली बात करके बिल्कुल साइड पे हो गए? एक जानब सेनेट में तो वोट दे दिया आपके एक सेनेटर ने, लेकिन उसके बाद जब कौमी असम्बली के अंदर वो आया तो उसके खिलाफ उन्होंने वोट दिया। जी, मैं इस पे एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना चाहती हूँ जी कि जमीयत उलमा इस्लाम के कायद मौलाना फजल रहमान साहब ने हमेशा वहां पर जहां पर कौम के लिए, खासकर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मफाद के लिए, और यहाँ पर जो आप देख लें कि 26वीं आईनी तरमीम में कुछ ऐसी चीजें थी जिनको के जबरदस्ती शामिल किया गया था, लेकिन मौलाना साहब की जो है भरपूर कोशिशों से जो है वो चीजें खत्म कराई गई, और अल्हम्दुलिल्लाह 26वीं आईनी तरमीम जिस तरीके से मंजूर हुई और पेश की गई, आज भी हमें उस चीज पर फख्र है। लेकिन ये जो 27वीं आईनी तरमीम है, इसके मुतालिक जो है हमारी जमात ये नजरिया रखती है, क्योंकि हमने हमेशा ही से हमारी जमात ने जो है कौम के लिए, आवाम के लिए, इस मुल्क के मफाद के लिए, अदलिया के इस्तेकाम के लिए जो है आवाज उठाई है, बात की है। तो 27वीं आईनी तरमीम में मुझे ये आज तक मुझे नहीं पता चला, ना हमारी जमात को ये पता चला है कि 27वीं आईनी तरमीम में मुल्क कौम के मफाद के लिए क्या चीजें थी, मतलब 26वीं क्या पेश किया जा रहा है। एक मिनट अंबर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं ठीक है, मैं मानता हूं आपने एक अच्छा पॉइंट जो है रेज किया है, लेकिन क्या 26वीं आईनी तरमीम में ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए थे? पहली बात तो यह है कि मदारस के हवाले से हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू था। आपका पॉइंट ऑफ व्यू था, अवाम को उससे कोई ताल्लुक नहीं। जी आगे नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, मदारस कोई सिर्फ उलमा की मलकियत नहीं होती। अच्छा। वहाँ पे आप देखें कि आम लोगों के सबके बच्चे वहाँ पे जो है मदारस में तालीम हासिल करते हैं, वहाँ पे हिफ्ज़ कुरान भी होता है, वहाँ पे बड़े बड़े उलमा भी वहाँ से बन कर निकलते हैं। ठीक है। सूद का खात्मा भी इसमें सबसे जो है मेन पॉइंट जो था, सूद का खात्मा जो था उसमें भी हमने जो है बात की। क्या वो इम्प्लीमेंट हो गया? क्या वो इम्प्लीमेंट हो गया? देखिए, गवर्नमेंट की अपनी कुछ मर्जी होती है, अच्छा, पॉलिसीज होती है। तो हमने तो 26वीं आईनी तरमीम में जो छिके थी, जो नामंजूर थी, जो काबिल मंजूर थी, हमने सब उनको जो है खत्म करवाया, और जो ऐसी चीजें जिनको वो मानने से गुरेज ठीक हो गया। मैं ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होता, अंबर काइंडली आप मुझे बता सकती हैं, क्योंकि जब ये 27वीं तरमीम जो है, जब ये पास हो रही थी या इस पे जब गुफ्तगू शनीद हो रही, तो हमें JUI के बहुत सारे दोस्त अहबाब जो थे, इवन सेनेटर कामरान साहब से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमने तकरीबन 36 के करीब, यानी कि मोर देन ऑलमोस्ट, उन्होंने कहा था कि 36 जो ऐसे पॉइंट्स थे जो कि हमने रिवोक करवाए थे। तो क्या वो 36 पॉइंट्स जो उन्होंने रिवोक करवाए थे वो आपको उसका कोई अंदाजा है? क्योंकि वो 36 पॉइंट्स जो है वो अभी तक हमें पता नहीं लग सके कि वो कौन से पॉइंट थे जो कि JUI ने वहां से रिवोक करवाए थे, वहां से कैंसिल करवाए थे।
देखिए, इन सब पॉइंट ऑफ व्यू के बाद जो है 27वीं तरमीम में जो हमने मुखालफत इसीलिए की क्योंकि इन पॉइंट ऑफ व्यू को साइड पे कर दिया गया और उन्होंने जो अपने उनके जो मफाद की चीजें थी हुकूमत की, जो उनको फायदा मंद लगती थी, जो मुल्क और कौम के लिए नहीं थी, जो अदलिया के इस्तेकाम के लिए नहीं थी, उन्होंने वो पेश कराई जो कि जमीयत उलमा इस्लाम को नाकाबिले कबूल थी। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो, आपका पॉइंट आ गया। मैं एक क्वेश्चन जरा ले लूं अपना पीपल्स पार्टी से शुरू करता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। मैडम, ये अभी आरजू अगर हम देखते हैं चीजों को तो हमें ये बताया जा रहा है कि जैसे 18वीं तरमीम जो है वो पीपल्स पार्टी है वो सीना ठोक के कहती है कि ये हमारा प्रोजेक्ट था, हम इसको लेके आए और हमने सूबों को इंडिपेंडेंट किया, हमने वफाक को मजबूत किया, हमने मुल्क के अंदर किसी भी किस्म का माशाल्लाह जो था उसके आने का दरवाजा बंद किया। अब 26वीं तरमीम के ऊपर जो है वो मैडम अंबर ये कह रही है कि JUI का सारा काम है, वो अपना सीना ठोंक के ये बात कर रहे हैं। तो अब लेकिन 27वीं तरमीम जब आई है तो 27वीं तरमीम जो था वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सबसे पहले जो थी वो यानी कि जो यारान मन है और इवन तहरीक इंसाफ के जो हमारे दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि जी पेपर जो था वो तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने लीक किया। तो अब बेसिकली 27वीं तरमीम जो है उसके अंदर वो जो तहरीक इंसाफ की जो एक 26वीं तरमीम के अंदर जो उनकी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उनकी तरफ से ऐड करवाई गई थी वो थी आईनी बेंचेस का। तो अब वो आपने आईनी बेंचेस को साइडलाइन करके आपने आईनी जो है वो अदालतें बनवा दी हैं। तो ये क्या वाकई यही काम होना था या इसके अलावा और भी बहुत सारे अंडर द टेबल और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों ने करवाई? असल में ये सारा कुछ जो है ये फेडरल जो है उसके पास सारा सिस्टम जो है एस्टेब्लिश करने का प्रोग्राम है और वो भी इसलिए ताकि एक मेन पावर जो है वो एम्पावरमेंट में आए और बाकी जितनी भी चीजें हैं जो पहले मैनेजमेंट थी, वो जो हमारा लीगल स्ट्रक्चर था सारा, वो सारे का सारा एक मेन पावर के पास आ जाए ताकि चीजों को आगे फर्दर जो है वो लीगल डिजाइनिंग्स में और मैनेजमेंट में और वो सारी चीजें करने में आसानी हो। बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि जो लीगल फ्रेमवर्क है बेसिकली उसको आपने स्ट्रक्चर के अंदर लेके आ गए? एब्सोल्युटली, क्योंकि जब चीजें कंसाइज कर दी जाती हैं किसी एक जगह पर एक फोकल पॉइंट पर सब चीजों को लाया जाता है तो चीजों को मैनेज करना और उस सारे लीगल स्ट्रक्चर को मैनेज करना ज्यादा आसान होता है। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि ये जो जजेस की जो तकर्री है यानी कि जजेस की जो अपॉइंटमेंट है अब वो हकीकतन या वाकईतन जो है वो एग्जेक्टिव्स के पास नहीं होनी चाहिए कि वो सिर्फ जजेस की जिस तरह वो पहले उनकी सवाबदीदगी होती थी कि हर जज अपनी मर्जी होती है। अब मैं एक बहादुर सर्विस जस्टिस मौजूद है इस वक्त, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता और मेरे पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। वो अपने उनके हस्बैंड का लॉ कॉलेज भी है, मैं इतना ही कह सकता हूँ, तो वो वहाँ डायरेक्ट ही जज भर्ती हो गए थे। तो जब ये एग्जीक्यूटिव के पास सब चीजें होंगी तो फिर उसमें आपकी अपनी मर्जी भी शामिल हो सकती है और किसी की फेवर भी शामिल हो सकती है, लेकिन अगर ये चीज गवर्नमेंट के पास आ जाती है और गवर्नमेंट डिसाइड करती है जजेस के मुतालिक तो फिर डेफिनेटली उनकी ट्रांसफर गवर्नमेंट का डिसीजन है और वो ज्यादा बेटर डिसीजन इसलिए होगा कि वो पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट के लिए ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि उसमें किसी का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कम होगा और उसमें लोगों का बेनिफिट ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा, बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि एक तो ठीक है पब्लिक इंटरेस्ट भी होगा, नो डाउट। दूसरी बात जो आप ये भी कह सकते हैं कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी होगा और जजेस की जो एनुअल जो रिव्यू रिपोर्ट है वो भी बनेगी और उसके मुताबिक जो है उनकी ग्रेडिंग भी हुआ करेगी। डेफिनेटली उसमें ग्रेडिंग होगी क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएगी इस सारे काम में और बल्कि उनको ये भी कहा गया कि अगर वो नहीं मानेंगे तो इस्तीफा भी देके जा सकते हैं। उन्होंने ऑप्शन उन्होंने दे दी हुई है। एग्जैक्टली, तो वो रिलैक्सेशन से उन्होंने थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया ताकि चीजों को ज्यादा अच्छे से तरतीब दे दी जाए। ठीक है नाइला, आप बीइंग अ लॉयर देखें जो है आरजू है ये भी एक लॉयर है, इन्होंने जो बात कही है तो आपके बाकी ये जो चीजें हैं जजेस को उनके चेक एंड बैलेंस सिस्टम को अगर रखना या उनकी जो चीजों को रिव्यू करना, क्या ये आप मुनासिब समझती हैं या वही वाला सिस्टम पहले वाला दुरुस्त था कि अपनी मर्जी के जजेस को लेके आए, जूनियर जजेस को उठा के कहीं से कहीं लेके आ गए और उसके बाद जो हालत हुई है वो हमारे सामने ही है? देखिए, जो सिस्टम है ना हम लोगों का पहले भी एक चल रहा है, जैसे आप जानते हैं अभी भी हमारे पास अभी जैसे ये कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम जिसको हम तो बिल्कुल गैर आईनी तस्वुर करते हैं, जो इन्होंने सारा ये प्रोपिगेट करके और ये सारा सिस्टम किया और हमारे मैं कहती हूँ वो जुडिशल सिस्टम बिल्कुल खत्म और फ्लॉप कर दिया। अब देखिए जब एक पॉलिटिकल अब ऑलरेडी अगर अदालतें पॉलिटिक्स के मुताबिक चलना शुरू हो जाएंगी तो इसका मतलब यह है कि जो हुकूमत आएगी अपनी मर्जी के डिसीजन लेगी, अब अपनी मर्जी का सारा सिस्टम चलाएगी। अब इस तरह से तो हम एक पोलिटिसाइज होकर रह जाएंगे। ऑलरेडी ही हम अगर एक देखें ना हमारा एक अलग इदारा है
अदालतें मुकन्ना ये मिलके सब एक सिस्टम चलाते हैं, अगर हमारी अदालतें ही इस तरह से हो जाएंगी तो फिर हम इंसाफ की उम्मीद कहाँ से रखेंगे? अच्छा, वो अदालतें जो थी गुड टू सी यू, अभी वो वाली अदालतें आप दोबारा चाहती हैं? देखिए वो तो एक अखलाकन ठीक हो गया, अखलाक की बात है कि अगर कोई जज साहब अपने अखलाक का साकिब निसार साहब रिटायर हो चुके हैं, मैं उनके मतलब बात कर सकता हूँ, मुझे कंटेम्प्ट कोर्ट तो नहीं लगेगा? नहीं, आप दोनों वकील बैठे, बल्कि अंबर आप भी वकील हैं, मैं आपसे आप तीनों खवातीन से मेरा एक सवाल है, अगर मैं किसी रिटायर्ड जज के मुतालिक को बात कर लूं, खासतौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुतालिक को बात करूं, क्या मेरे पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं लगेगा? ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी एनी टाइम हो सकता है। अच्छा, आपने मेरी बहन आपने तो मुझे डरा दिया कि मैं बात ही ना करूं। मैं आपको यही बावर कराना चाहती हूँ, ये पाकिस्तान है जहां पर 27वीं आईनी तरमीम में जितनी चीजें लाई गई, आज उनको देखकर हमारी ना सिर्फ आंखें खुली हैं बल्कि हमारे जो है ना हल्क में निवाला भी नहीं जाता कि ये हो क्या गया है। पाकिस्तान जिसको हम जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, पहचाना जाता था, एक हमारी पहचान थी, आज उसमें जो है जिस तरह से 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद तो मुझे ये लगता है कि ये जो इन्होंने पास कराई है इसको जो मरते दम तक इन्होंने इस्तिस्ना का कहा है ना, तो मेरे ख्याल से वो आर्टिकल 143 है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, उसमें हम बाद में बात करेंगे, बल्कि बात ना ही करें ज्यादा बेहतर है, उसका हमारा ताल्लुक नहीं है। वो आर्मी जो एक्ट है उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसका हमारा ताल्लुक नहीं है, वो एक अलग इशू है। मैं जो बात कर रहा हूं मैं पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर बात कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर अब जमहूरियत रह नहीं गई है। हाँ ठीक, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, जमहूरियत रह नहीं गई। और इसी तरह जो है वो मैडम जो है हमारे नाइला मुश्ताक धोन साहबा, उन्होंने भी कहा कि जी वो अदालतें नहीं रही, जैसे वो हम लोग कहते होते ना कि यार होनो जमाने नहीं रहे, होनो सर्दियां नहीं रही, तो अब वो अदालतें भी नहीं रहे। क्योंकि साकिब निसार साहब के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो पूरे दो प्रोग्राम गुजर जाएंगे, लेकिन वो चीजें नहीं खत्म होंगी, क्योंकि साकिब निसार साहब जो अगर इन्होंने कहा है कि तमाम सियासी अदालतें हो चुकी है, तो साकिब निसार साहब ने तो शेख रशीद साहब का बाकायदा तौर पर जाके इलेक्शन कैंपेन भी की थी। साकिब निसार साहब ने तो 2-3 मैं उनका नाम अगर ले दूं तो वो उनकी भी जाके कैंपेन की थी। इवन जो जिमनी इलेक्शन पंजाब में हुए थे तो लाहौर के जो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त के, और उनके जो दामाद थे उनको 10-15 दिन पहले उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की थी और उसकी प्रॉपर जाके उन्होंने इलेक्शन कैंपेन जो थी उस वक्त की लाहौर हाई कोर्ट की मैडम जो थी उन्हीं के अंडर जो है वो प्रैक्टिस भी करती रही है। मैं दुरुस्त बात कर रहा हूँ ना मैडम? लाहौर हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस थे जिनके दामाद ने तहरीक इंसाफ का टिकट लिया था इलेक्शन से 20-25 दिन पहले उन्होंने ज्वाइन की थी, और बाकायदा तौर पे उन्होंने जाके कैंपेन भी वो करते रहे। चलो खैर है, इस तरह बहुत सारी चीजें वो, लेकिन मसला यह है कि उस वक्त वो जमातें या वो अदालतें जो थी वो सियासी जमातें नहीं थी या वो सियासी अदालतें नहीं थी। सियासी अदालतें तो तब हुई हैं जब काजी फायद ईसा साहब को उसमें एनरोल किया गया, या काजी फायद ईसा साहब जो थे जब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने थे। लेकिन काजी फायद ईसा के खिलाफ जो कुछ भी किया गया वो सबके सामने है, और एक सियासी हुकूमत ने, उस वक्त की सियासी हुकूमत ने एक जज को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए अपनी तमाम तर कोशिश की, और उस सियासी हुकूमत के जो सरबराह थे उस वक्त के, मतलब ये कि वजीर आजम और सदर पाकिस्तान, उन्होंने उनके खिलाफ जो था वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो रेफरेंस दायर किया था, उसके बाद उन्होंने माना कि जी हमसे गलती हुई थी, हमें किसी ने वरगला लिया था। लेकिन जस्टिस शौकत सिद्दीकी सबके सामने है, और उनके साथ जो कुछ भी किया गया, और जस्टिस शौकत सिद्दीकी के साथ जो कुछ भी हुआ, और उनसे फायदा उठाने वाले अभी रिसेंट एक जज साहब ने, जो कि उनके फौरन बाद जो थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने, और उन्होंने अपनी जमीर की आवाज पे और गैरत को सामने रखते हुए इस्तीफा दे दिया। अतर मिनुल्लाह साहब की मैं बात कर रहा हूं। तो सियासी अदालतें अब है, पहले नहीं थी। मेरे ख्याल में आप टॉपिक को चेंज कर ले, क्वेश्चन कुछ और कर लेते हैं जी। अच्छा मैडम, ये तो चले होता रहा है, बात ये हो रही है कि तहरीक इंसाफ को मुसलसल एक बात कही जाती है कि हम अपने बानी तहरीक को जो है पैटर इन चीफ को जो जेल से रहा करवाएंगे, और अली अमीन गंडापुर साहब ने 90 दिन का वक्त भी दे दिया, तो वो अगस्त भी गुजर गया, सितंबर भी गया, अक्टूबर भी गया, अब अक्टूबर आपके सामने कहां तक पहुंच गया, तो वो अभी तक वहीं के वहीं है। फिर उनको हटाया गया, उसकी जगह पे नए सोहेल अफरीदी साहब आ गए, और उन्होंने कहा कि मैं तो जी इश्क इमरानिया में अपनी जान भी कुर्बान करूं तो बड़ी खुशी होगी। तो अभी भी 840 दिन हो चुके हैं और वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहे, रीजन क्या है उसकी?
देखिए, जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो दिलो जान से इस कोशिश में है कि उनके पैटर्न इन चीफ जल्द उनके दरमियान हो। हाँ। और इंशाल्लाह ये जो कोशिश मेरी भी ख्वाहिश है, मेरी भी दुआ है। और ये इंशाल्लाह ये भी जल्द ही होगा। और लेकिन मैं तहरीक इंसाफ का नहीं हूँ, ये आपको पता है। जी 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 जी, आप चाहे जिस भी पार्टी से मेरी ये चैनल ही मेरी पार्टी है, तो मैं पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ। देखिए, लीगली मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी काफी सारी पिटीशंस अब आप यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर तो आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि ह्यूमन राइट्स तो रह ही नहीं गए बिल्कुल। हाँ। यहाँ से आप अंदाजा ये बात का लगा लें कि जो पैटर्न इन चीफ की बहनें हैं वो बाहर बैठी रहती हैं और उनकी मुलाकात नहीं होती। हमारे कोर्ट के ऑर्डर्स जाते हैं लेकिन इसके बावजूद वहां पे मुलाकात नहीं होने दी जा रही। अभी अब हमारे जेल मैनुअल में बाकायदा प्रिजनर्स के मुतालिक ये बातें हैं कि उनको कौन कौन से राइट्स हैं। और आप आज से पहले जितने भी हमारे सियासी लीडरान हैं जिनको सजाएं हुई हैं और वो सारी अपनी मराहत हासिल करते रहे हैं, इवन के वो अपनी पॉलिटिकल मीटिंग्स भी जेलों में करते रहे। अच्छा, वो एक चीज अगर बुरा ना मनाए, वो उनके ऊपर जो भी केसेस है या उनको सजाएं हुई थी वो पॉलिटिकल हुई थी। क्रिमिनल उनमें से किसी को सजा हुई थी? देखिए, ये भी सारी पॉलिटिकल सजाएं हैं। नहीं, जो अभी आप ये देखिए कि अमेरिका में क्रिमिनल सजा हुई है। देखिए ये भी वकील है ना मैडम अंबर, आप भी वकील है। जो तहरीक इंसाफ के पैटर्न चीफ है उनको कोई सियासी पॉलिटिकल सजा मिली हुई है कि उनको क्रिमिनल किसी केस पे सजा मिली हुई है? सर, मैं आपको ये बात बताऊं कि सारे मुकदमात का जब आप जायजा लेते हैं ना तो कोई एक मुकदमा नहीं है खसूसन। हाँ, खसूसन एक मुकदमा नहीं, बहुत से मुकदमात हैं। ठीक हो गया। चले मैडम, मैं आता हूँ, दोबारा आता हूँ। मैं जरा मैडम नाइला के साथ जरा थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उसको, जरा हासियां खेटियां कर लूं थोड़ा सा जी। तो ये तो चले हो गया, लेकिन बात ये है कि अगर जिससे आपने बात की है कि उनके ऊपर जो है वो केसेस चल रहे हैं, लेकिन क्रिमिनल केसेस तो उनमें तो नहीं थे। दूसरी बात ये कि आपने बात की कि उनको जो किसी किस्म के जेल हकाम ये कहते हैं कि 90 कैदियों की जो पूरी की पूरी एक बैरक है वो तोड़ के सिर्फ एक शख्स के लिए दी गई है। वो जेल हकाम ये कहते हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद आपके हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो आपको भी पता है बहुत अच्छे हैं और वो प्रॉपरली कानूनी और आईनी वो अदालत चलाते हैं और वो पूरी कोशिश करते हैं कि पैटर्न चीफ को हर किस्म का कानूनी रिलीफ भी मिले, यानी कि कानूनी प्रॉपरली तरीके से। उनकी अदालत में या उनके सामने जेल हकाम जो है वो ये कहते हैं कि जनाब ये वो तमाम सहूलियात हैं जो कि पैटर्न चीफ को मुहैया हैं, और उनका तहरीक इंसाफ ये कहती है कि 7 लाख रुपए मिनिमम उनका महीने का खर्चा है सिर्फ खाने पीने का, ये बाकी जरूरियात का। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि उनको ये तमाम सहूलत मैसर नहीं है? वो उनको आइसोलेशन में रखा गया है, उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाता, वो कैद तन्हाई में मौजूद है। मोहतरमा अलीमा खान साहबा जो है वो बाकायदा तौर पे उनके लिए एक्सरसाइज की साइकिल लेके गई हुई हैं और उन्होंने बाकायदा उनको पहुंचाई हुई है, उनको एक्सरसाइज के लिए उनको 9 मुशक्कती मिले हुए हैं। तो अभी भी कोई कमी है? आप ये देखें, अभी आपके सामने ये सारी चीजें हैं कि उनकी बहनों को उनसे मिलने के लिए नहीं दिया जा रहा। अभी आप ये देखें कि हमारे अफरीदी साहब जाते हैं मिलने के लिए, लेकिन वो भी वहां पर अडयाला जेल के बाहर से होके चले जाते हैं और उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। तो क्या ये उनका ये राइट नहीं है किसी कैदी का कि क्या उनके रिश्तेदारों को उनसे मिलने के लिए दिया जाए, या उनके पार्टी के जो वर्कर्स हैं जो उनसे मोहब्बत करते हैं या जो जाते हैं उनसे मिलने दिया जाए? क्या ये यहाँ पर हमारे पास क्रिमिनल से जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस थे और उसको सजा मिली है, उसको ये तमाम अगर इस तरह देखा जाए तो फिर सबको ही क्रिमिनली सजाएं होंगे। ये सजा पाई गई है ना, अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, मैडम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक कैदी ने, अडयाला जेल के कैदी ने दरखास्त दी और उसने कहा कि जनाब जो तमाम सहूलियात, कहते मैं भी जेल का कैदी हूं, जो सहूलियात इमरान अहमद खान न्याजी साहब को मुयस्सर है मुझे क्यों नहीं आप दे रहे? देखिए, इससे पहले जितने सियासतदान गए हैं क्या उनको सारे बेनिफिट्स नहीं मिले वहां के? अब जहां पर जब हमारे पैटर्न इन चीफ की बात आती है तो फिर आपको ये वाली बातें सारों को याद आ जाती हैं। उसमें से उन्होंने कभी इस तरह की बात की नहीं थी ना, वो चले वो उस पर हम बाद में आते हैं। जी मैडम, मेरा ख्याल है कि अभी जो कुछ बहुत सारी चीजें जो हमारी डिस्कस हो चुकी है इसके अंदर। और हाँ, आखिरी एक पॉइंट मैडम अंबर, मुझे सिर्फ काइंडली इतना बता दें कि अचकजई साहब जो है अब उनको हटाया जा रहा है और तहरीक इंसाफ जो है वो मौलाना के साथ जो है वो आइंदा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की सरबराही जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब को तजवीज़ कर दी गई है। तो वो कह रहे हैं कि मौलाना से मुलाकात होगी आइंदा 2 से 3 रोज के अंदर, मतलब कि जैसी अभी 1-2 दिन के अंदर अंदर जो है वो मुलाकात हो जाएगी। तो क्या मौलाना जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है उसकी सरबराही करेंगे?
देखिए इस सिलसिले में तमाम जमातों के साथ जो है, जमातों के साथ नहीं, सिर्फ तहरीक इंसाफ इसमें शामिल है, बाकी कोई जमात इसमें शामिल नहीं है। अब आपके सामने ही है, अचरजई साहब होंगे और तहरीक इंसाफ होगी, बाकी कौन सी जमात है जो आपके साथ चलेगी? जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं तमाम के साथ जो है अभी तक मामला जो है चल रहे हैं। अब कुछ जमातें इनमें ऐसी भी हैं जो इख्तलाफात भी कर रही हैं। अब फैसला मंजूरी जो है वो तमाम जमातों के जो है सियासी इत्तफाक जिस तरह से वो करेंगे, फिर उस तरीके से इत्तफाक राय से वो जो सामने आएगा, जो फैसला होगा वो आप सबके सामने होगा। सही है, अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है, जो होगा तो सामने आ जाएगा सबके सामने। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। आप जो है चारों खवातीन का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने जो है मुझे अपना इंतहाई कीमती वक्त से मुझे मेरे प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नाजरीन, ये तमाम तर गुफ्तगू आपने सुनी और उम्मीद करता हूं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम होंगे डेफिनेटली हम उसको भी उसी तरह पजीराई बख्शेंगे जैसे इससे पहले तक जो है मेरे प्रोग्राम्स को पजीराई आप लोग बख्शते रहे। नाजरीन, आपकी राय जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा मुकद्दम है। आपकी राय जो है वो गाहे गाहे हमें मिलती भी रहती है। बराए मेहरबानी आप अपनी राय जो है वो हम तक जरूर पहुंचाएं और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम दोबारा आपसे इसी सेम चैनल सेम वक्त मुलाकात होगी। तब तक मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।